तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग तक। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि 1 मार्क्स के भी आते हैं और 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के भी आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको पढ़ने से क्या होगा कि इसमें वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो आपके 10 ईयर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो सबसे पहले कल तक हम लोग ने लास्ट वीडियो बनाया था। तो लास्ट वीडियो में जो हमारी क्लासेस चली थी उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लिखवाया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अब एक वर्ड दिया रहेगा, उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। सबसे पहले लिखिए डिफाइन इकोसिस्टम। डिफाइन, पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर है अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। आंसर है अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन विच organism a biological community in which organism interact with one another and their environment. A biological community in which organisms interact with one another and their environment. उसका मतलब समझते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात होती है। कम्युनिटी किसका? कम्युनिटी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी एक कम्युनिटी जो होती है, जो लोग साथ में रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो उनका एक इन्वायरमेंट बन जाता है साथ में रहने का, आपस में इंटरेक्ट करने का, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन ऑर्गेनिक। डिफाइन ऑर्गेनिक, इसमें आंसर लिखिए एनीथिंग दैट इज डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर। एनीथिंग दैट इज डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर। सर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? anything that is derived from living matter is known as organic। तो देखिए ऑर्गेनिक होता क्या है? कोई भी चीज़ जो हम डिराइव करते हैं लिविंग मैटर से, ठीक है, कोई भी चीज़ हम जो लिविंग मैटर से डिराइव करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल ऑर्गेनिक खाद आने लगे हैं। खाद मतलब जो हमारे फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ज़्यादातर लोग खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद से खेती करते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक खाद बनते कैसे हैं? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग मैटर्स होते हैं, उनके थ्रू ये सब बनता है। ठीक है, तो ये हमारे जो भी प्रोडक्शन को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो केमिकल वाले खाद होते हैं वो हमारे खाने को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनिक। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए डिफाइन रेसिड्यू। ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में भी मैंने लिखवाया हुआ है, हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, तो फिर से लिख लीजिए डिफाइन रेसिड्यू। RESIDUE। अ स्मॉल अमाउंट, आंसर लिखिए अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनीथिंग that is left after the main part is
used, after the main part is used or burned, used or burned। तो देखिए रेसिड्यू होता क्या है, ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है और हमने उसको आग लगा दिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं जल पाती हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक नहीं जलेगा, वो वहीं पिघल के पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ बच जाता है जलाने के बाद या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद, तो उसको रेसिड्यू कहते हैं। तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया कि हमने बहुत सारे वेस्ट को आग लगाया, जो प्लास्टिक बचा, जो जल नहीं पाया, वो हमारा रेसिड्यू हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि हमने क्रॉप निकाला अपने फार्म से, ठीक है, और बहुत सारे क्रॉप जब हम लोग निकालते हैं तो कुछ क्रॉप छूट जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो छूटे हुए क्रॉप होते हैं, जो गिर जाते हैं, उनको भी हम रेसिड्यू कहते हैं। तो रेसिड्यू का अलग अलग जगहों पे आप यूज़ देखोगे, ठीक है। मगर इसका मतलब यही होता है कि जो बचा हुआ सामान होता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। ये क्रॉप में भी आ सकता है, ये बर्निंग ऑफ वेस्ट में भी आ सकता है। तो कई जगहों पे रेसिड्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसका अगर मतलब पता रहेगा कि जो बची हुई चीज़ें होती हैं उसी को रेसिड्यू कहते हैं, तो आप इजीली अपने आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स हैं जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर लिख लीजिए डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट। डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ द कलेक्शन comma processing, it is the collection comma processing comma recycling, it is the collection comma processing comma recycling or disposal of waste material, it is collection comma processing comma recycling or disposal of वेस्टर मटेरियल। तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का ही नाम है, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्या है। कलेक्शन मतलब जो भी कूड़ा होता है, जो भी कूड़ा बचा होता है उसको कलेक्ट करना, उसको एक प्रोसेस में लाना, मतलब उसको सेग्रीगेट करना, और उसके बाद जो कूड़ा सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कर लेते हैं उसको रिसाइकिल करना, जो रिसाइकिल होने के लायक हैं उसको रिसाइकिल करना, और जो रिसाइकिल होने के लायक नहीं है उनको डिस्पोज कर देना, ठीक है। ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इसीलिए हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ताकि जो भी हमारा कूड़ा है उसको कलेक्ट करें, सेग्रीगेट करें, रिसाइकिल करें और डिस्पोज करें वेस्ट मटेरियल को। तो यही हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, ये सब जो आंसर्स हैं आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन पॉल्यूटेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, define pollutants, these are substances that cause pollution, these are substances that cause pollution। तो देखिए पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो पॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं खाली धुआं ही होता है जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। वो गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे लीड्स के पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे आजकल लीड्स एमिशन बहुत देखा गया है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, हवा में लीड्स घूमते रहते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सब भी पॉल्यूटेंट्स में ही आते हैं, ठीक है। कार्बन तो पॉल्यूटेंट्स हो ही गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हमारे लिए पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो कोई भी पॉल्यूशन हो सकता है, एयर, वाटर, नॉइस, कोई भी पॉल्यूशन हो सकता है, तो उसको हम पॉल्यूटेंट्स ही कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन कंपोस्टिंग। डिफाइन कंपोस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन कंपोस्टिंग। इसमें लिखिए कंपोस्टिंग इज द मेकिंग ऑफ मैन्योर, कंपोस्टिंग इज द
मेकिंग ऑफ मैन्योर बाय decomposing organic making of manure by decomposing organic biodegradable matter. Composting is making of manure by decomposing organic biodegradable matter like green leaves by green leaves from tree. Composting is making of manure by decomposing organic biodegradable matter like green leaves for trees in the garden. Green leaves for trees in the garden, comma, leftover food, comma, vegetable, leftover food, comma, vegetable, comma, animal extract, comma, एनिमल एक्सट्रैक्ट के बाद लिखिए एंड क्रॉप हस्क CROPHUSKS क्रॉपर हस्क. This can be done by aerobic and anaerobic composting. एरोबिक एंड एनारोबिक कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं. कंपोस्टिंग में होता क्या है, मैन्योर बनाते हैं. जैसे फर्टिलाइजर्स होता है केमिकल से बनता है, वैसे ही मैन्योर जो होता है वो फर्टिलाइजर का काम करता है, लेकिन वो बनता कैसे है, वो बायोडिग्रेडेबल मैटर से बनता है. जैसे जो हमारे पास ग्रीन लीव्स होते हैं या फिर वेजिटेबल के वेस्ट होते हैं, फूड के वेस्ट होते हैं, ठीक है, एनिमल के वेस्ट होते हैं, क्रॉप के वेस्ट होते हैं, इन सारे वेस्ट को एक साथ हम करके, ठीक है, हमारे पास अलग अलग कंपोस्टिंग के मैथड होते हैं. जैसे एरोबिक हो गया, एनाएरोबिक हो गया. तो ये सब मैथड्स को यूज़ करके हम कंपोस्टिंग करते हैं. तो आपको ये समझना है कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मैन्योर बनाते हैं. मैन्योर कैसे बनाते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, वेस्ट हैं, उनके थ्रू हम लोग जो मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा कंपोस्टिंग कहलाता है. ठीक है, तो कंपोस्टिंग से जो भी हम मैन्योर बनाते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है. पहला तो जो कूड़ा है, वो कूड़ा इकट्ठा जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता. दूसरा, वो कूड़ा हमारे काम आ जाता है. ठीक है, वो जो वेस्ट है वो हमारे काम आ जाता है. उससे हम अच्छे खेती कर सकते हैं. जो मैन्योर बनता है उससे अच्छी खेती होती है. ठीक है, और ये हमें नुकसान भी नहीं करता. तो कंपोस्टिंग को बहुत अच्छा माना गया है. और हमने एरोबिक एंड एरोबिक कंपोस्टिंग फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो एक बार उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरोबिक और एनारोबिक कंपोस्टिंग क्या होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22. इंसिनरेशन. डिफाइन इंसिनरेशन. अब इंसिनरेशन क्या होता है ये समझते हैं. इंसिनरेशन इज द प्रोसेस by which the waste is burned. Incineration is the process by which the waste is burned under controlled condition. Incineration is the process by which waste is burned under controlled condition. The heat produced can be used for some useful purpose. The heat produced can be used for some useful purpose. The incinerator are fitted with pollution control device. The incineration are fitted with pollution control device
To control the incineration are fitted with pollution control device to control the emission of toxic substances and gases. Toxic substances and gases. सर द इंसिनेशन और उसके बाद Toxic to control the emission of toxic substances and gases. It is a simple and quick method. It is a simple and quick method of decomposting. It is a simple and quick method of decomposting of waste. Decomposting of waste in cities which are crowded. It is simple and quick method of decomposting of waste in cities which are crowded. ठीक है, तो देखिए इंसिनरेशन होता क्या है पहले समझ लेते हैं. ये पहले भी आपको एक बार हमने पढ़ा चुका है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए एक बार बोर्ड्स पे भी कई बार आ चुका है, तो इसीलिए फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया. तो यहाँ पूरा एकदम लॉन्ग समझा रहा है क्या होता है. तो इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो कूड़ा कबाड़ होता है उसको हम जलाते हैं, लेकिन कंट्रोल कंडीशन में. भाई कूड़ा कबाड़ अगर आप सड़क पर जला रहे हो तो वो आप इंसिनरेशन नहीं कर रहे हो. ठीक है, इंसिनरेशन में क्या होता है, उसके बड़े बड़े मशीन होते हैं जिसको हम इंसिनरेटर बोलते हैं. इंसिनरेटर, ठीक है, तो इंसिनरेटर एक मशीन होता है जिसमें पूरा कूड़ा भरा जाता है और फिर कूड़े को जलाया जाता है. और कूड़े को जलाए जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे भी उसका भी कुछ यूज़ होता है, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं. और साथ ही साथ जो कूड़ा जलाया जाता है अभी ऐसा कंट्रोल कंडीशन होता है कि कुछ भी इसमें से बाहर नहीं निकलता. ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से मशीन बनाई जाती है कि कूड़ा भी जल जाता है और बाहर कुछ भी जो भी एमिशन नहीं होता, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस और गैसेज हैं उसका एमिशन नहीं होता. अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है. उस एमिशन को इतना ज़्यादा फिल्टर कर दिया जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट को वो 100 के जगह केवल 2 या 3% ही नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, और ये बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करता है. इंसिनरेटर जो है वो बड़े बड़े शहरों में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है. अब गवर्नमेंट उस वेस्ट का करे तो क्या करे, कहीं बाहर खुले में फेंक दिया तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज़मीन में फेंक दिया तो ग्राउंड लेवल वाटर ख़राब हो रहा है. ठीक है, पानी में फेंक दिया तो पानी पॉल्यूट हो रहा है. तो कोई ऑप्शन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, और वेस्ट कम होने वाला नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है. तो इसीलिए बड़े बड़े शहरों में इंसिनरेटर लगा के रखा जाता है ताकि जो भी वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको जला दिया जाए. ठीक है, और वो इतने कंट्रोल कंडीशंस में जलाए जाते हैं कि वो एमिशन जो होता है वो कम से कम हो. ठीक है, तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने घर के बाहर कूड़ा जलाएं और बोलें कि हम इंसिनरेशन कर रहे हैं, वो नहीं कहलाएगा. वो कंट्रोल कंडीशन नहीं है. आपने कूड़ा जलाया, आपके अगल बगल का एटमॉस्फेयर तुरंत पॉल्यूट हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है. इंसिनरेटर से जलाना अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो गवर्नमेंट इंसिनरेटर यूज़ करती है. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 23, सेग्रीगेशन. तो सेग्रीगेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये 2016-17 कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग फिर से इसको लॉन्ग में डिस्कस करेंगे. सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है क्या है, चीज़ों को अलग अलग स्पेलिंग बोलिए. SEG. Segregation is the आंसर लिखिए. डिफाइन सेग्रीगेशन का. सेग्रीगेशन इज द सेपरेटिंग and collecting of waste. Segregation is the separating and collecting of waste according to their characteristics. For example, plastic should be. Segregation is separating and collecting of waste according to their characteristics. For example, plastic should be kept in separate bag. Plastic should be kept in separate bag, comma, metals in another bag. Metal in another bag, comma,
glass is yet another, glass is yet another, etc. Disposal of waste will become easier. It makes लगा दीजिए, it makes disposal of waste easier. तो सर हम बाय दिस लिखे हैं। अब देखिए सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कूड़ा हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको अलग अलग करके इकट्ठा करें, ठीक है। तो उसको अलग अलग करके इकट्ठा करने का फ़ायदा क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल कर पाते हैं। जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिसाइकिल में लगा सकते हैं। जैसे अब कोई जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल है उसको हम लोग उसका मैन्योर बना सकते हैं, ठीक है। जो ग्लास है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसका फ़ायदा होता है। सेग्रीगेशन करने से अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ईज़िली हम जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम सारा वेस्ट एक साथ कर देते हैं तो उसको अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। और उसके वजह से फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट भी हमारा महंगा हो जाता है और वो करने में फिर दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे कूड़ा इकट्ठा होता है ना। हमारे घर का कूड़ा तो है नहीं, ये पूरे देश का कूड़ा होता है। तो इसीलिए बार बार गवर्नमेंट फोकस करती है कि आप वेस्ट को सेग्रीगेट करिए, ठीक है। अगर प्लास्टिक है तो उसको अलग बॉटल में डालिए, ग्लास को अलग बॉटल में डालिए, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाए गवर्नमेंट के लिए उसको डीकम्पोज करना, ठीक है। तो इसीलिए सेग्रीगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है वेस्ट मैनेजमेंट में। वेस्ट मैनेजमेंट में बिना सेग्रीगेशन के प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेज हो ही नहीं सकता। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सीवेज। डिफाइन सीवेज। इसमें देखिए, इट इज़ वेरी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, it is very slow means of transport. Urban area are overcrowded. Urban area are overcrowded and produce large quantities of waste every day. And produce large quantity of waste every day. The human and industrial waste go into the drainage and reach the sewage plant for treatment. तो सीवेज प्लांट होता क्या है, तो जितने भी हमारे अर्बन एरियाज़ होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जगह पे सीवेज बनाए जाते हैं। तो सीवेज बनने का फ़ायदा क्या होता है, जितना भी कूड़ा होता है, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो चाहे ह्यूमन वेस्ट हो, सारा एक नाली के थ्रू उस सीवेज में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद उस सीवेज में उन कूड़े को मशीन के द्वारा अलग अलग किया जाता है। मतलब मशीन उसको अलग अलग करती है और फिर जिसको रीयूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर उसको रीयूज़ नहीं कर सकते तो उसको डीकम्पोज करना है, तो उसको डीकम्पोज करने से पहले उसकी पावर कम कर दी जाती है। जैसे कोई केमिकल है, अब इंडस्ट्री से केमिकल आ रहा है, तो डायरेक्टली अगर उसको ग्राउंड वाटर में डीकम्पोज करेंगे, ग्राउंड पर डीकम्पोज करेंगे तो वो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को ख़राब कर देगा। लेकिन सीवेज के थ्रू अगर डीकम्पोज होगा तो सीवेज क्या करेगा, वो जो मशीन होता है वो उस पर्टिकुलर गंदगी को थोड़ा सा साफ़ कर देता है। तो उस गंदगी को साफ़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि अब वो जो पानी है, अब जो गंदा पानी वो साफ़ पानी बन जाता है, ठीक, उसको हम पी नहीं सकते लेकिन उसका कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा जो जहरीला पानी जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला था वो कहीं ना कहीं हमारे नुकसान कम कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए सीवेज का बड़ा इम्पोर्टेंट माना गया है बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं ज़्यादा
और ह्यूमन भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट तो निकलता ही है, जो भी आप ह्यूमन जो भी बाथरूम करते हैं, टॉयलेट करते हैं, ये सब जो निकलता है सब उसमें ही आता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो तो आप समझ ही गए, जितना भी इंडस्ट्री से कूड़ा वूड़ा निकलता है, गीला कूड़ा, ठीक है, तो वो सारे को सीवेज में हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसमें एक बड़ा सा प्लांट होता है जो उस कूड़े को सही तरीके से डिकम्पोज करता है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन लिखिए इस पर्टिकुलर हेडिंग का, डिफाइन यूट्रो, EUTRO, डिफाइन यूट्रो, EUTRO, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन PHI होगा, यूट्रोफिकेशन PHICATI होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है समझेंगे। आंसर, सीवेज, फर्टिलाइजर and other chemical poured into the sea, sewage, fertilizers and other chemical poured into the sea, seaweeds use up all the oxygen that fish and the aquatic animal, all the oxygen that fish and other aquatic animal need to stay alive. Thus aquatic life is destroyed. Aquatic life is destroyed. It is called यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जितना भी हमारा सीवेज का जो बचा हुआ वाटर होता है, ठीक है, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जिसको हम जाके डायरेक्टली डिकम्पोज कर देते हैं किसमें, समुद्र में, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पे अलग अलग सीवेज प्लांट्स लगे हैं तो वहाँ तो चलो ठीक है, वहाँ पे सफाई हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे अब सीवेज प्लांट लगने के बावजूद भी जो पानी निकल के आ रहा है उस प्लांट से, वो भी मान लीजिए अच्छा नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अब वो प्लांट भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तब प्लांट क्या कर लेगा। तो उस पानी को क्या करते हैं लोग, उसको समुद्र में डाल दिया, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनके ड्रेनेज सिस्टम डायरेक्टली जाके समुद्र से मिल जाते हैं, नदियों से मिल जाते हैं, तो उसके वजह से हो क्या रहा है, जितना भी पानी है वो जाता तो आखिरी में समुद्र में ही है, ठीक है, बड़े से सी में ही जाता है। तो सी में जितना भी ऑक्सीजन लेवल है धीरे धीरे कम होने लगा है, इस कूड़ा कबाड़ की वजह से जितना भी ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, और उसके वजह से जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो भी हमारे लोग, जो भी हमारे मछलियाँ हो गई और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सी में रहते हैं, वो मरने लगे हैं, ठीक है, वो मर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। एक्वेटिक लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रही है इस सीवेज के कारण, इस फर्टिलाइज़र और केमिकल के कारण पूरा हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है पूरा ख़राब हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ जो ये ख़राब होता है, इसी को हम लोग इट्रोफिकेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा इट्रोफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक। तो ये हमारे कीवर्ड्स के क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में आने की उम्मीद होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब सही क्वेश्चन बुक में दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन में पहला डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 26 लिख लीजिए, हमारा वही सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशिएट बिटवीन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है उसको लिखते हैं। बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ पेस्टिसाइड्स लिख लेंगे, एक तरफ इंसेक्टिसाइड्स लिख लेंगे।
पेस्टिसाइड्स में पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल rat, mites, mites, kill rat, mites, which destroy crop. और इंसेक्टिसाइड में देखिए, these are the chemical agent that kill insect, comma, that are common insecticide being DDT, कैपिटल में DDT। तो देखिए होता क्या है, दोनों समझते हैं। पेस्टिसाइड सिंपली हम लोग डालते हैं अपने पौधों में, ठीक है, या फिर अपने खेतों में डालते हैं। तो उसका काम क्या होता है, जो भी रैट होते हैं, जो भी छोटे छोटे मिट्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स को किल करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स को किल करने के काम आते हैं, इसीलिए हम लोग इनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये सब जो भी चीज़ होता है ज़्यादातर फार्मिंग में ही यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। फंगीसाइड्स क्या होता है, फंगीसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंगी। और इंसेक्टिसाइड में क्या है, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। तो इजी है, फंगीसाइड्स मतलब फंगी को डिस्ट्रॉय करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। याद भी कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंसिनरेशन एंड कंपोस्टिंग। तो ये हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि हमने इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग बहुत लिखवा दिया है, तो उसी को आप देख के लिख लीजिएगा अपने से। तो यहाँ हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन का भी जो टॉपिक था वो भी खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे।